फीमेल सांग दिखाई जाती है जो बच्चों के साथ खेल रही थी, पर लड़कियों वाली गेम उनके साथ खेल तो रही होती है बट खेल में भी खेल नहीं रही होती और एक जगह पर बस स्टैचू बनकर देख रही होती इधर उधर। और तभी उसकी जब बॉल आने लगती हो तो वो बॉल को रोक भी लेती है। सभी बच्चे काफी इंप्रेस होते हैं क्योंकि वो गेम सभी लड़कियां ही खेल रही थी। तो ये भी अपने टीचर से कहती है कि लड़कों के पास इतना बड़ा ग्राउंड है और लड़कियों के पास सिर्फ छोटी सी जगह खेलने के लिए, और मैं सॉकर क्यों नहीं खेल सकती जबकि लड़के सब सॉकर खेल रहे हैं, मुझे वो खेलना पसंद है। ये डॉज बॉल खेलने को मुझे क्यों दे दी है, मुझे ये खेलना बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसकी ये बात सुनकर उसके सर कहने लगते हैं कि वो लड़कों का खेल है, लड़कों को खेल ले दो, तुम्हें अपना लड़कियों वाला खेल लड़कियों के साथ खेलना चाहिए। पर वो कहते हैं कि फेयर तरीके से चलना चाहिए ना, वो तो उनके हाँ में हाँ मिलाई नहीं रही होती। तो सर कहते हैं कि अपना नाम बताना, तो वो अपना अभी हाफ ही नेम बता देते। सर कहते हैं कि जल्दी बोलो तुम्हारा नाम क्या है। और फिर उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम वहाँ पर हार जाते हो तो अपने यहाँ के दोस्तों से हिट लेना चाहती हो, वो हमेशा बोलेगी कि तुम हार से भागती रहती हो। अब ये बात सुनकर वो अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखने लग जाते हैं। चुप से हो जाती है। सर कहते हैं कि चलो वापिस से खेलने लग जाओ, पर वो फिर से बोलते हैं कि मुझे फेयर तरीके से चलना है, मुझे भी वो गेम खेलनी है और जो भी मुझसे हिट करेगा वो तो हारना ही फेस करेगा, उसी से सफल करेगा। और वैसे दिखा जाता है कि हमेशा हायंग की मॉम घर पर किसी न किसी को रहने के लिए लेकर आ रही थी कि ये हमारे साथ कुछ टाइम रहेगी, कि हमारे साथ कुछ टाइम रहेगा। यहाँ तक कि एक छोटी सी बच्चे को भी ले आती है। तो ये देखते साथ ही घर में अंदर चली जाती है जहाँ पर इसे अपनी मॉम की अटेंशन मिलनी चाहिए थी, वो अटेंशन इसे नहीं मिल रही थी, बल्कि जो भी दूसरे बच्चे मॉम घर पर लेकर आई हुई थी उन्हें वो अटेंशन मिल रही थी। यहाँ तक इसे चोट भी लगी होती है तो मॉम इस पर गौर भी नहीं करती। ये तो जैसे टूटी चुकी है, जो कहने लगती है कि कभी भी इंसान को इतना काइंड नहीं होना चाहिए कि दूसरों को उसका हिस्सा भी न मिल पाए जो वो डिजर्व करते हैं। अब ये तो छोटी हायम की बातें थी। अब हायम बड़ी हो चुकी थी और अपने कुलीग की वेडिंग पर आती है। जैसे आती है तो आगे से इसको एक दूसरी कुलीग मिल जाती जो पूछे लगती है कि आज तुम कितने पैसे शादी में देने वाली हो। वो तो 1 लाख वॉन का सोचकर आई हुई थी, पर यहाँ की चेयर का ही खर्चा 1,50,000 वॉन था। ये बात सुनकर वो 2 लाख देने को तैयार हो जाती है, पर जब और भी चीजें वगैरह खर्चे सुनती है तो 3 लाख वॉन देने के लिए रेडी हो गई थी। यहाँ तक कि अपना इनमेल सबमिट भी करवा देती है और फिर जाकर वेडिंग में एंट्री हुई थी जहाँ पर ये सभी पेंटिंग्स और चीजें वगैरह देख रही होती ग्रूम और ब्राइड की। और इसका सामना ग्रूम से होता है जो कोई और नहीं था बल्कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुका था। आनियो तो इसे देखकर जल्दी से इसके पास आकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी आओगी। तो कहती है कि मैं इनवाइट की गई थी तो मैं क्यों ना आती, और मुझे नहीं पता था कि 6 मंथ के बाद ही तुम सोच लो कि शादी करने का, वो भी इतनी जल्दी। असल में 6 मंथ की बात इसलिए की थी क्योंकि ब्रेकअप इनका 6 मंथ पहले ही हुआ था। तो वह कहता है कि 3 मंथ में मुझे पता लग गया था कि ये अच्छी लड़की और मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए, बस इसी वजह से सब कुछ काफी जल्दी में हो गया। वो भी बहुत अच्छे से इसको आंसर वगैरह दे रहा होता है। इधर हमें हमारा मेल लीड किंजरू के दिखा जाता है जो इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ था। अब उसके फॉर्म पर मॉम डैड का नेम नहीं होता तो उसे पूछा जाता है कि आपके मॉम डैड का नेम भी है कि आप ऑर्फन हो। तो वह कहता है कि कोई भी बचपन से ऑर्फन नहीं होता, बल्कि मेरी ग्रैंडमा मुझे संभालती रही है जब तक वो जिंदा थी। अब उनकी डेथ हो गई तो मेरे पास कोई भी नहीं है और मैं यहाँ पर जॉब करना चाहता हूँ। अब वो जिस तरह की बातें कर रहा होता है वो बिल्कुल एंजल जैसी बातें होती है, जैसे कोई बहुत ही नेक बंदा हो। और उसके सामने जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे वो डेविल लग रहे थे, और यहाँ तक कि उसकी साइड में जो 2 इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए थे वो भी इसी की बातों को बहुत मान रहे होते हैं। अब तो उसी लड़की से पूछा जाता है कि अगर आपको कोई आपका सीनियर हाथ लगा देता है तो आप क्या एक्शन लोगी। तो वो पहले सोच पे डर जाते हैं, फिर कहती है कि मैं अपने सीनियर को जा करके बात बताऊंगी। तो वो दूसरे वाले को सीनियर बना देता है। कहते हैं कि अगर आज से जूनियर आपको आकर बताती है कि सीनियर ने उसको हाथ लगाया और सेक्सुअल हरास किया तो वह कहता है कि सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि उसकी इंटेंशंस क्या थी। अगर तो उसकी इंटेंशंस गलत नहीं थी तो कोई मसला नहीं है। अब उसका इस तरह का आंसर किम जी को अच्छा नहीं लगता। वो तो रिकॉर्डिंग भी खाली लगता है कि मैंने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया, अब आपको पता लग जाएगा आप किस तरह की क्वेश्चन करते हो, हरास के बारे में आप क्या सोचते हो। तो कहते हैं कि क्या तुम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, फिर तुम्हें अपने साथ वाला पर्सन बुरा लग रहा है। तो ये उसकी तरफ देखने लग जाता है। कहते हैं कि नहीं ये मुझे बुरा नहीं लग रहा। तो कहते हैं कि यही तो बात है, वो बुरा नहीं है बल्कि वो समझना चाह रहा है कि असल में बात क्या है। अब यहाँ पर तो किम जी ही झूठा बन चुका था क्योंकि उसे नरम दिल करना बहुत अच्छे से आता था और वो जल्दी से लोगों की बातों को दिल पर ले लेता और उसकी हेल्प करने लग जाता था। अब यही काम उसने यहाँ पर किया था, इसी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता। यहाँ तक कि इसके साथ वाले लोगों को भी रिजेक्ट कर दिया जाता और ये भी अपने साथ वाले लड़के के पास आता और ऑफ कोर्स कहता है और वैसे ही कंपनी के बाहर होता और उन लोगों के अंदर से आने का वेट कर रहा होता है। जैसे वो लोग आते हैं तो उनसे सॉरी करने लगता है कि मेरी वजह से तुम लोगों को भी जॉब नहीं मिली। तो लड़की कहने लगती है कि मुझे वैसे भी यहाँ पर जॉब नहीं करनी थी, तुम तो बिल्कुल एंजल की तरह हो। तो वो कहता है कि क्या सच में, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा, क्या मुझ पर गुस्सा नहीं हो। तो कहती है कि नहीं मैंने क्यों गुस्सा होना है। और दूसरे वाले से पूछा लगता है कि अगर तुम जॉब नहीं करना चाहते तो तुम क्या करना चाहते हो। तो कहने लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और ना ही वो ये बात इन्हें बताता है। वैसे हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हायंग बैठी होती है तो उसको उसकी मॉम की कॉल आती है। वो कॉल करने के लिए जब बाहर जाती है तो पता लगता है नर्स से कि मॉम उसको काफी ज्यादा मिस कर रही है तो उसे आकर मिल लेना चाहिए। तो वो बताती है कि अभी मैं शादी में हूँ और जैसे शादी से फ्री हो जाऊंगी वैसे ही मॉम से मिलने के लिए आ जाऊंगी। पहले जो मॉम खाना नहीं खा रही होती है उसकी आवाज सुनने के बाद खाना खाने लग जाती है और जैसे कॉल कट होती है तो ये अंदर आने लगती है जहाँ पर ब्राइड और ग्रूम की मॉम अपनी रस्में कर रही होती है और ब्राइड की भी एंट्री होने
होने वाली होती है। अब यदि उसकी एंट्री के टाइम पर आकर बैठ गई थी जैसे ब्राइड, उसके एक्स बॉयफ्रेंड आन्यू के पास जा रही होती है तो उसे वो टाइम याद आ रहा होता है जब इसने आन्यू के साथ ब्रेकअप किया था, वो भी 6 मंथ पहले। वो कार पार्किंग में होता है तो ये भी उसके पास आती है और उसके पास आकर उससे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वो सही लगता है कि मजाक मत करो, तो वह कहती है कि मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वो तो वहीं पर होने के लिए बैठ जाता है, कहीं लगता है कि तुम मुझसे यहाँ कैसे ब्रेकअप कर सकती हो, मैं यहाँ पर जब भी कार पार्क पर लगाने के लिए आऊंगा तो मुझे तुम्हारे यहाँ आएगी। तो वह कहती है कि तो कोई और पार्किंग की जगह ढूंढ लेना। ये कहकर जाने लगती है तो वो अपने हाथ पर चोट लगवा लेता है। ये देखकर वो उसको बैंडेज करती और फिर वहां से रोती हुए छोड़कर चली जाती है। अभी ये सब याद करी होती है तो स्क्रीन पर इनकी पिक्स वगैरह चलने लगती है, जिससे पता लगता है कि इनके रिलेशनशिप को 1 साल हो चुका था और आज इनकी एनिवर्सरी भी थी। अब उन पिक्स में एक ऐसी पिक भी होती है जिसपे आन्यू के हाथ पर वही वाली बैंडेज लगी होती है जो इसने लगाई थी और उसी दिन उसने इसको प्रपोज किया था। मतलब 6 मंथ पहले तो इसने इसको प्रपोज किया था और उससे पहले का उसे जानता था। अब इसे ये पता लग जाता है कि ये तो लड़का 2 टाइमर था। मैं ऐसी समझ रही थी कि मैंने शादी से ब्रेकअप या पर ये तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकला। और ब्रेकअप करने के बाद जब ये आन्यू को रोता हुआ छोड़कर गई थी तो आन्यू हंसने लग जाता है, लगता है कि मैं तो सोच ही रहा था कि तुमसे किस तरह पीछे छुड़वाया जाए, पर तुम तो खुद ही मुझे छोड़कर चली गई हो। अब इसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, यहाँ तक कि टेबल भी इसके गुस्से की वजह से हिल रहा होता है क्योंकि इसने इस टेबल के कपड़े को पकड़ा हुआ था। जो भी टेबल पे उसके फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए थे वो डरे होते हैं कि क्या हो रहा है। अब स्टेज पे सभी कोलिग्स और फ्रेंड्स को बुलाया जा रहा होता है तो इसे भी पूछा जाता है कि क्या तुम जाओगी, तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी। ये कहकर खड़ी हो जाती और टेबल वाले कपड़े को खींच लेती और उसको अपनी फ्रॉक बनाकर और जाते जाते एक नेट के कपड़े को पकड़कर अपने ऊपर ले लेती। ऐसे उसके सामने प्राइड बनकर आ जाती और कहने लगती है कि तुम तो 2 टाइमर निकले, मुझे तो लगा था कि मेरे साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो उसके बाद ये आई, पर तुम लोगों की तो आज एनिवर्सरी है, बड़ी बात है। उसकी ये बात सुनकर वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो पास्ट था कुछ जो गुजर चुका। तो वो कहती है कि पास्ट है तो क्या हुआ। जबकि साइड में खड़ी प्राइड भी ये सारी बातें सुन रही होती है। अब इसे साथ में खड़ा कर दिया जाता है कि पिक बनवाए। अब जब हार्ट बनाने को बोला जा रहा होता है तो ये हार्ट की जगह दूसरा साइन दे रही थी और फिर जब प्राइड और क्रोम इसके साइड में किस कर रहे होते तो ये मोमेंट वाला रिएक्शन करके पिक में दिखा रही होती है। इसने अच्छे से उनकी पिक्स को खराब कर दिया था। हायन की फ्रेंड जायन दिखाई जाती है जो अपनी एक स्टोरी लिख रही होती है और स्टोरी में खुद को ही लेकर आई होती और पीछे से दूसरी फ्रेंड कुर्सियों का आकर उसकी स्टोरी को पढ़ कर कहने लगती है कि तुम ये स्टोरी में सारे काम कहाँ पर कब आ रही हो। तो वो कहती है कि ये ऑर्गेनिक है। तो वो कहती है कि फिर इसका मतलब कहीं से भी कोई भी बग निकल सकता है, तो आपको पता नहीं होगा कि आपके हाथ में बग है या क्या है। तो कहने लगती है कि तुमने क्या ये सब ग्रास भी किया हुआ। ये सुनते ही वो तो वहाँ से भाग जाती है। जब जायन भी बाहर आती है तो देखती है कि उसने इसके लिए फ्रूट्स वगैरह रखे हुए। ये देखकर तो बड़ी खुश हो रही होती है और फिर पूछने लगती है कि हायन कहाँ पर है। तो वो बताती है कि वो अपनी एक्स की वेडिंग पर गई हुई है। ये सुनकर कहती है कि ऑफिस में सिक्योरिटी रिलेशनशिप रखना कितना मुश्किल काम होता है, आपने किसी को बताया भी नहीं होता कि आपका रिलेशनशिप है और ब्रेकअप भी हो जाता है, आपको उसी की शादी में जाना भी पड़ता है। पता नहीं उसकी क्या हालत होगी वहाँ पर। अब इतनी बात कर ही रही होती है तो हायंग आ जाती है। हायंग को देखकर ये बस उसे देखती रहती है कि उसका रिएक्शन क्या होगा। वो हाथ में बॉक्स पे लेकर आई थी और इस बॉक्स को उनके सामने ला कर रखती है और उन्हें बता देती है कि वो 2 टाइमर था। मेरे छोड़ने से भी 6 मंथ पहले से वो लड़की रख कर बैठा हुआ था और जैसे ही मैं छोड़ती गई तो उसने उसको प्रपोज कर दिया। ये सुनते वो दोस्त कहती है कि क्या मतलब, क्या सच में? मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है और तुम कहते आराम से बैठी रही, तुमने क्या किया? तो ये बॉक्स ओपन करके उन्हें दिखाने लगती है। वो भी बॉक्स के अंदर देखने लगती है और बॉक्स के अंदर देखकर डर जाती क्योंकि पहले तो बॉक्स में आन्यू का सर दिखाया जाता है जिसमें आंखें खोली थी। इसी वजह से डर गई थी, पर असल में वो तो उसकी शादी का बुक लेकर आई हुई थी जो ब्राइड फेंकती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड्स डरी थी और पूछने लगती है कि तुम तो उसकी शादी का फ्लावर लेकर आ गई हो। तो दिखाया जाता है कि वो सब तो वो उसने इमेजिन किया था। असल में वो स्टेज पर जब पहुंची थी तो उसको ब्राइड की साइड पे खड़ा कर दिया गया था और मजबूरन इसको स्माइल करते हुए पिक्स भी बनवानी पड़ती है। कोई भी इसके उल्टा रिएक्शन नहीं दिया था। यहाँ तक कि जब ब्राइड फ्लावर फेंकने लगती है तो ये भी साइड में खड़ी हुई थी और इसके पास खुद ब खुद ही वो फ्लावर आ जाता है और ये भी उसे पकड़ लेती है। यहाँ तक कि आन्यू भी इसे देखने लगता है कि उसकी एक्स ने उसके फ्लावर को पकड़ लिया और फिर दोनों को इसको दरमियान में खड़ा करना पड़ता और पिक बनवानी पड़ती है। इसी तरह इसके पास ये फ्लावर आ गया था। जायन उसे पूछने लगती है कि तुमने उसका रंग क्यों किया। तो दूसरे कहते हैं कि वो इसे मसला होगा ना जैसे इसने बाकी लड़कों को छोड़ा था। टाई वाला लड़का इसका 6 साल पहले था, उसे इसने ये कहकर छोड़ दिया था कि मैंने तुम्हें ड्रॉप नहीं किया, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरा खर्चा डबल हो रहा। और दूसरे वाले को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो हर बार सेटिस्फाई होता था, बट 3 बार जो वो हुआ था 3 बार इसे क्यों नहीं कर पाया। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें एक बार भी उसने नहीं किया। तो वो कहती है कि ना, एक बार भी रही। तो जायन कहती है कि रिलेशनशिप में ये होना जरूरी तो नहीं होता। तो ये सुनते ही वो उसे कहती है कि जरूरी होता है। तो वो तो बिल्कुल चुप हो गई थी दोनों के एक साथ बोलने की वजह से। इसी तरह इसके 3-4 बॉयफ्रेंड रह चुके थे जो सबकी रीजंस ऐसी ही थी। और क्योंकि दिखाया जाता है जो इंटरव्यू देकर वापस आ गया था पुलिस ऑफिसर से पूछने लगता है कि इंटरव्यू कैसा रहा। तो वो उनका फ्रेंड कट उन्हें वापस करने लगता है। वो असल में पुलिस ऑफिसर से ही ये चीजें लेकर गया था और बताता है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा। तो पुलिस ऑफिसर कहने लगता है कि तुम्हें ये चीजें अपनी ले लेनी चाहिए क्योंकि जॉब मिलना कोई आसान काम नहीं है। तो वो पोस्टर देकर कहता है कि ये पोस्टर मैं भी लगा देता हूँ, आपकी हेल्प कर देता। तो वो सुनते खुश हो जाते कहते हैं कि ठीक है। तो कहने लगता है कि आखिर मैं भी तो न्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम तो रहते भी नहीं हो यहाँ
वहाँ पर। ये सुनते वो देखने लगता है और चुप हो जाता है और पोस्टर्स लेकर चला गया था। अब पुलिस ऑफिसर उसको जाते हुए देख रहा होता है, जो दूसरे वाला होता है वो कहने लगता है कि वही लड़का है जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिसने काफी क्रिमिनल्स को पकड़वाया भी है और उनके बारे में बताया भी है। क्या ये खुद सिविलियन ऑफिसर नंबर 28 है किंजी। और आगे से साइन कहने लगता है कि ये बिल्कुल एंजल है, वो भी इंसान के रूप में। ये मेरा सनीला कैसा रहेगा? ये सुनते हुए कहते हैं कि क्या मतलब सनीला? तो कहते हैं कि मुझे इसकी लुक्स तो पसंद नहीं है, पर ठीक है। अब ये पोस्टर उन लोगों की चीजों पर लगाना होता जो असल में हर मोहल्ले में जाकर कचरे को उठा रहे होते और ज्यादातर लोगों की नजर इन्हीं पे पड़ती है। वो लोग भी इस चीज के लिए खुश हो रहे होते हैं कि हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे जिनके बच्चे गुम हो चुके, क्या पता इससे मिल भी जाए। और वो भी इसको एंजल की तरह ही कैरी होते और इसके भी एंजल वाले पर आ जाते हैं। और इधर हायंग दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड हुईसेंग के साथ फिर से बाहर निकलती है। तो हुईसेंग उससे पूछने लगती है कि क्या तुम अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही? तो वो बताती है कि हाँ। तो कहती है कि मैं भी उनसे मिलने के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो वो कहती है कि नहीं, घर की हालत कुछ ठीक नहीं है तो तुम्हें नहीं साथ जाना चाहिए। ये सुनते वो कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम मुझसे मिलना नहीं चाहती? तो वो कहती है कि नहीं, हुईसेंग ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो एम्बैरस नहीं होना चाहती, बस इसी वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ। चलो मैं तुम्हें जाली लेकर देती हूँ। तो वो कहती है कि जाली तुम्हारी अभी भी यहाँ रख नहीं गई, पर तुम तो उस लड़के को पसंद नहीं करती जो कन्वीनियंस स्टोर वाला है, अभी भी उसके स्टोर पर क्यों जाना चाहती? तो वो कहती है कि पता नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता और ना ही इसकी कोई रीजन है। उसने भी बगैर रीजन के मुझे पहली बार में ही पसंद नहीं किया था, तो मैं भी उसका अब रीजन देकर आऊंगी ना पसंद करने की। वो किसी और लड़की की बात नहीं कर रही थी, बल्कि किमची की ही बात कर रही थी। किमची जो शीशे को साफ कर रहा होता तो ये भी बाहर से आकर उसको देखने लगती है, तो वो भी उसके ऊपर पानी मारता है शीशे के ऊपर। ये पहले तो डर जाती है, फिर हाथ पर अपना मेकअप लगाकर उन्हीं हाथों से दोहरापन करती है, जिसकी वजह से डोर गंदा हो गया तो इसे बाहर से भी उसे साफ करना पड़ता है और अंदर आकर भी चीजें गिरा गिरा कर चीजें ले रही होती है। ये देखकर किमची को भी अच्छा नहीं लग रहा होता और ये कुछ चालीस का पूछने लगती है, तो वो बताता है कि चालीस नहीं है और आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, ये हमारे पास पड़ी हुई है। अब हर चाली का उसे नाम आता तो कहीं लगते है कि तुम तो इंसानी कंप्यूटर हो, और जो सामान उसने लिया हुआ था वही इससे बाय करने लगते हो, साथ में सीक्रेट भी मांगती है। तो ये भी तलब से देख रहा होता है, फिर उसको सीक्रेट देने लगता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है।